हेलो क्लास 8। आज हम शुरू करने जा रहे हैं आपके साइंस का चैप्टर नंबर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो आप सबको पता है कि भाई क्रॉप प्रोडक्शन का मतलब क्या हो जाएगा, फसल उत्पादन और उसका रख रखाव। मतलब हम जब किसी को फसल को लगाते हैं तो उसे हम कैसे लगाते हैं, क्या क्या उसके प्रोसेस हैं और उसको मैनेजमेंट कैसे करते हैं। तो इंट्रोडक्शन में आप सबको पता है कि भाई हमें अगर सरवाइव करना है तो हमें क्या चाहिए, फूड चाहिए। ठीक है, बिना खाने के हम सरवाइव नहीं कर सकते। और ये जो खाना है, इंडिया में जो मोस्ट ऑफ जो पॉपुलेशन है वो किस पे डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है किस पे, आपकी कृषि पे, एग्रीकल्चर पे। ठीक है, तो जब फार्मर्स क्या करते हैं, जो आपकी फसल्स है इनको लगाते हैं, उसके बाद में उन सबको हम क्या करते हैं, एज ए फूड हम उसको मतलब ग्रहण करते हैं, यूज़ करते हैं उसको। और क्या मिलती है, सरवाइव करने के लिए जो एसेंशियल एनर्जी है और जो बाकी चीज़ें हैं वो मिलती है। तो ठीक है, हमें पता है कि भाई जितने भी आपके अनाज है, दालें हैं, वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, ये सारे कहाँ लगते हैं, खेत में लगते हैं। तो क्रॉप प्रोडक्शन या क्रॉप जो है बेसिकली वो होता क्या है। ठीक है, उसको अगर आपने इमेजिन करो, आपने एक पेड़ लगाया घर पे, ठीक है, पालक लगाया, इमेजिन करो जैसे सर्दियों में जैसे हम पालक लगाते हैं, तो हमने थोड़ी सी जगह पे क्या किया, पालक लगाया। तो हमने क्या कृषि की, वो नहीं, हम उसको कृषि नहीं बोलते। ठीक है, क्योंकि हमने वो लिमिटेड जगह पे लगाई है। ऐसे ही जैसे आपने कोई पेड़ लगा लिया कि भाई हमने इस चीज़ का पेड़ लगा लिया, तो वो कृषि थोड़ी ना है, वो कृषि के अंदर नहीं आता। तो क्रॉप प्रोडक्शन होता क्या है वो हमें क्या इस चैप्टर में हम देखेंगे। तो बेसिकली इंट्रोडक्शन में ये यही कहना चाहता है कि ह्यूमन बॉडी को खाने के लिए अलग अलग चीज़ें चाहिए, और ये जो चीज़ें हैं ये हमें कहाँ से मिलती है, एग्रीकल्चर से मिलती है, कृषि से मिलती है। तो इस चैप्टर में हम देखेंगे कि भाई इस चैप्टर में कौन कौन से मेन जो टॉपिक हैं उसके ऊपर बात करें, मोटे मोटे इसमें मतलब इस चैप्टर में हम क्या क्या देखने वाले हैं आगे। तो इस चैप्टर में आपके पास पहले तो डेफिनेशन ऑफ एग्रीकल्चर या क्रॉप ही आ जाएगा। ठीक है, क्रॉप होता क्या है, उसको मतलब क्रॉप प्रोडक्शन क्या है, उसका मैनेजमेंट कैसे करते हैं, तो वो सब हम इसमें देखेंगे। और इस चैप्टर में हम देखेंगे आपके इस चैप्टर के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो क्या कहते हैं, वो हम देखेंगे। एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर हमें कौन कौन सी चीज़ें पता होंगी। तो at the end of this module we will able to learn about, पहला अपना कौन सा हो जाएगा कि भाई हाँ भाई क्रॉप होता है, क्रॉप क्या होता है, एग्रीकल्चर क्या होता है, आपके एग्रीकल्चर कहते किसे हैं, और कैटेगरीज क्रॉप्स ऑन द बेसिस ऑफ सीजन इन विच दे ग्रो, मतलब कौन कौन से सीजन में कौन कौन सी फसल जो है, क्रॉप जो है वो लगाई जाती है, उनको हम कौन कौन सी कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। तो ये हम देखेंगे इस चैप्टर में कि हाँ भाई ये पर्टिकुलर सीजन चल रहा है तो हमें इस सीजन में ये वाली फसल लगानी है। लिस्ट द टाइप ऑफ टूल यूज्ड फॉर प्लोइंग, तो जो आपके फसल उत्पादित करने के लिए, क्रॉप जो लगाने के लिए हमें कौन कौन से टूल्स चाहिए जिनको यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, अपनी क्रॉप लगा सकते हैं। लिस्ट द एडवांटेज ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, तो आपके जो मैन्योर होते हैं, खाद होते हैं, फर्टिलाइजर क्या हो जाएंगे, उर्वरक हो जाएंगे, रासायनिक उर्वरक हो जाएंगे। उनके एडवांटेज क्या क्या है, मतलब उनके क्या क्या फ़ायदे हैं, उनमें डिफरेंस क्या है। बेसिकली चैप्टर में डिफरेंस दिया हुआ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डिस्क्राइब द डिफरेंट मेथड ऑफ इरीगेशन, तो इरिगेशन के अलग अलग मेथड हैं आपके, जो एक तो हमेशा से ट्रेडिशनल मेथड हो गए, एक मॉडर्न मेथड हो गए, दोनों हम देखेंगे। डिफाइन वीड एंड वीडिसाइड्स, तो वीड्स क्या होते हैं, खरपतवार जो क्या होते हैं, पेड़ पौधों के साथ में एक्स्ट्रा उग जाते हैं, जो पेड़ पौधों को आगे बढ़ने नहीं देते, वो क्या होते हैं और उनको दूर कैसे करते हैं उसके बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। डिस्क्राइब हार्वेस्टिंग एंड स्टोरेज ऑफ क्रॉप, तो हार्वेस्टिंग क्या होता है, फसल काटना, और स्टोरेज ऑफ क्रॉप मतलब फसल को काटने के बाद में हमें कैसे स्टोर करना चाहिए ताकि फसल लंबे समय तक चले और ख़राब नहीं हो। एक्सप्लेन एनिमल हस्बेंड्री, पशुशालाओं के बारे में, जैसे गाय रखने वाले जो बड़े बड़े लेवल पे जैसे जो दूध बेचते हैं वो कैसे मतलब उसको क्या होता है, एज एनिमल हस्बेंड्री बेसिकली होती क्या है।
टाइप ऑफ क्रॉप्स की बात करें तो ये कहते हैं कि भाई अगर आपने, जैसे भाई थोड़ी देर पहले हमने कहा कि थोड़ी सी एक पेड़ लगाया आपने, तो आप उसको क्या कहोगे, क्रॉप कहोगे, आप उसको फसल कहोगे? नहीं, फसल क्या होती है, क्रॉप क्या होती है? क्रॉप वो होती है जिसमें हम क्या करते हैं कि एक बड़े एरिया में एक ही टाइप की जो आपके क्रॉप है उसको क्या कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं। बड़े एरिया में इन द सेंस कि खेत देखे हैं आपने कि भाई खेत में अगर अनाज लगा हुआ है तो वो बहुत काफ़ी दूर के एरिया में वो लगा हुआ होता है, तो वो क्या होता है, क्रॉप प्रोडक्शन होता है। देन सेम टाइप ऑफ प्लांट्स आर ग्रो एट ए लार्ज स्केल, इट इज़ कॉल्ड क्रॉप। जब एक ही तरीके के प्लांट क्या होते हैं, एक लंबे लार्ज स्केल पे क्या किए जाते हैं, उगाए जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, क्रॉप कहते हैं। तो क्रॉप क्या हो जाएगा, डेफिनेशन important, तो when same type of plant are grown at a large scale it is called crop। फिर नेक्स्ट ये कहता है कि भाई आपके जैसे कोई भी आपने, जैसे आपको मटर लगाने हैं, ठीक है, तो मटर आप क्या कर सकते हो, कभी भी लगा सकते हो कि भाई हाँ अभी हमारा मन कर रहा है मटर खाने का तो मटर लगा लो, मटर लग जाएंगे। नहीं, क्यों? क्योंकि मटर के लिए क्या चाहिए, हमें एक सीजन चाहिए, जो क्या, जिसमें हर एक फसल का क्या होता है, अपना सीज़न होता है कि भाई इस सीज़न में ये फसल क्या होगी, ये क्रॉप जो होगी वो लगेगी। ठीक है, जैसे मक्का है, मक्का हमेशा सर्दियों में खाते हैं हम, ऐसा तो नहीं गर्मियों में भी मिल रहा है मक्का, नहीं मिलता। तो क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है, अपने यहाँ इंडिया में जो क्रॉप्स होती है वो सीजनल होती है। तो इंडिया के हिसाब से हम क्रॉप्स को क्या करते हैं, दो उसमें डिवाइड करते हैं, दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, जिसमें आपकी अलग अलग क्रॉप्स लगाई जाती है। ठीक है, तो फर्स्ट जो कैटेगरी है वो कौन सी हो जाएगी, आपके खरीफ क्रॉप्स, और सेकंड कैटेगरी क्या हो जाएगी, रबी क्रॉप्स। तो रबी की फसल और खरीफ की फसल कब लगाई जाती है, कब उनको काटा जाता है, उसके बारे में बात करेंगे। तो रबी और खरीफ दो इसमें ये इम्पॉर्टेंट है कि क्रॉप सीजन को कितने उसमें डिवाइड करते हैं। तो क्रॉप सीजन को बेसिकली तो 3 में करते हैं। ठीक है, इसकी जो बीच में होता है उसको भी हम बोलते हैं कि हाँ जायद की फसल जिसको बोलते हैं। तो टाइप ऑफ क्रॉप्स, तो टाइप ऑफ क्रॉप्स में क्या हो जाएगा कि भाई हमने ये टाइम पे ये वाली क्रॉप्स लगाई है, ये टाइम पे ये वाली क्रॉप्स लगाई। जब विंटर सीजन होता है, विंटर सीजन कब, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या होता है, विंटर सीजन होता है। तो इसमें हम क्या लगाते हैं, आपके रबी की क्रॉप्स लगाते हैं। तो रबी क्रॉप्स आर ग्रोन इन द मंथ ऑफ अक्टूबर एंड हार्वेस्ट अराउंड अप्रैल। रबी की फसल में कौन कौन से हो जाएंगे, चावल हो जाएगा, आपके मटर हो जाएगा, और आपके क्या हो जाएंगे, ग्राम्स हो जाएंगे। तो ये सारी क्या है, रबी की फसल। इन सब को हम क्या करते हैं, जितने आपके दालें हैं ये सब क्या रबी की फसल में आती है, ये हम क्या करते हैं विंटर सीजन में लगाते हैं और उसको अप्रैल में काट लेते हैं। और सेकंड जो है अपनी खरीफ फसल, वो हम क्या करते हैं, रेनी सीजन में लगाते हैं। रेनी सीजन अपना फ्रॉम द मंथ ऑफ जून, और उसको काटते कब है, हार्वेस्ट अराउंड अक्टूबर। तो जून में जब हम अप्रैल में हमने रबी की फसल काट ली, उसके बाद में हम क्या करते हैं, ये जून के अंदर आपके खरीफ की फसल लगाते हैं और अक्टूबर में उसको काट लेते हैं। ठीक है, इसके एग्जांपल्स हो जाएंगे आपके पैडी हो जाएगा, अरहर की दाल हो जाएगी, मक्का हो जाएगा, के ये कॉटन हो जाएंगे, सोयाबीन हो जाएंगे, ग्राउंड नट हो जाएंगे। ये सब क्या है, एग्जाम्पल ऑफ खरीफ क्रॉप। तो हमेशा का एग्जाम में ये पैटर्न रहा है कि वो पूछते हैं कि कोई खरीफ की फसल के, या फिर खरीफ गिव एनी टू एग्जाम्पल ऑफ खरीफ क्रॉप्स और रबी क्रॉप्स। तो खरीफ की फसल के और रबी की फसल के क्या करो, एग्जाम्पल दो, या फिर कौन सी फसल कब लगाई जाती है। और अभी आपने देखा होगा भाई अक्टूबर में लगा रहे हैं हम रबी की फसल, और उसको क्या कर रहे हैं, अप्रैल में उसको हार्वेस्ट कर रहे हैं। उसके बाद में जून में लगा रहे हैं, और अक्टूबर में उसको खरीफ की फसल को जून में लगा रहे हैं, और अक्टूबर में क्या कर रहे हैं, हार्वेस्ट कर रहे हैं। तो बीच का जो टाइम है वो क्या हो रहा है, आपके बच रहा है कि भाई 1-2 महीने का जो टाइम है वो बीच में रह जाता है। तो ये टाइम ऐसे ही नहीं रहता। इस जो टाइम है आपका, जो 1-2 महीने का जो बीच का टाइम है, इसमें हम जो फसल लगाते हैं वो कौन सी फसल होती है, वो होती है जायद की फसल, जिसमें आपके वेजिटेबल्स लग जाते हैं। जैसे जो वेजिटेबल्स हो गए वो हम जो भी टाइम में लगाते हैं वो कौन सी है, जायद की फसल या जायद क्रॉप्स। तो एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स मतलब हमें अभी क्या करना है, क्रॉप प्रोडक्शन करना है। ठीक है, हमें कृषि करनी है, खेती करनी है। तो उसके लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा, उसके स्टेप क्या क्या रहेंगे, कौन कौन से स्टेप पे चल के हम क्या कर सकते हैं, क्रॉप प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो इसके अलग अलग आपके बुक में दिया हुआ है कि भाई अलग बेसिक एग्रीकल्चर प्रैक्टिस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, ये अपने क्या रहेंगे, स्टेप रहेंगे
क्रॉप प्रोडक्शन के लिए। तो उसमें पहला आता है प्रिपरेशन ऑफ सोइल, एप्लीकेशन ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, वीडिंग और हार्वेस्टिंग, थ्रेसिंग, विनोइंग और स्टोरेज। ये सब क्या है कि भाई अभी अगर आपको खेती करनी है तो ऐसे नहीं है कि बस हम खेत में जाएंगे और कुछ भी करेंगे तो खेती हो जाएगी, नहीं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा। तो फर्स्ट जो स्टेप है वो कौन सा स्टेप है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल या प्लोइंग जिसको बोलते हैं। कि भाई अभी आपको खेती करनी है तो हम क्या करते हैं, मिट्टी को खोदते हैं, ठीक है। तो मिट्टी को खोदने के लिए हम अलग अलग किसी भी तरीके से मिट्टी को खोद सकते हैं। कोई हाथ से करता है, कोई मशीन से करता है, ट्रेसर, कोई हल चलाता है। आपने देखी होंगी कोई गाय आगे चलाता रहता है, पीछे उसके हल लगे होते हैं, प्लो लगा होता है, उसमें आगे आगे वो चलते जाता है, पीछे से मिट्टी क्या होती है, ऊपर नीचे होती जाती है। तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के अंदर आता है मिट्टी को तैयार करना। मिट्टी को तैयार करने में जैसे अभी इमेजिन करो कि ट्रैक्टर आपने चलते हुए देखें, ऐसे खाली खेतों में ट्रैक्टर चलते रहते हैं, उसके पीछे जो मशीन लगी होती है वो मिट्टी को उथल पुथल कर रही होती है। तो वो क्या आता है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल हम क्यों करते हैं, क्योंकि जो उसके अंदर जो आपके छोटे छोटे ना ये माइक्रोब्स होते हैं, जो छोटे छोटे जीव, सूक्ष्म जीव जिसको बोलते हैं, वो क्या होते हैं, ऊपर से नीचे आते हैं, उनको क्या हवा मिलती है तो वो क्या होते हैं, ग्रोथ करते हैं, जिससे मिट्टी क्या होती है, फर्टाइल होती है। उर्वरक जो क्षमता होती है मिट्टी की, वो फर्टिलाइजेशन जो होता है वो क्या होता है, अच्छा हो जाता है, मिट्टी रेडी हो जाती है। क्योंकि अगर आप ऐसे सीधा आपके पास खेत, आप जाके क्या करो, बीज डाल दो और पानी उसमें डाल दो, तो क्या खेती हो जाएगी, क्रॉप आपकी प्रोड्यूस हो जाएगी, नहीं होगी। आपको उसके पहले क्या करना पड़ेगा, हम उसको ऊपर से नीचे पूरा मिट्टी को उथल पुथल करते हैं। उसके बाद में उस पर आराम से सनलाइट गिरती है, हवा लगती है, उसको कुछ दिन के लिए छोड़ते हैं ताकि उसके जो ना माइक्रोब्स जो है वो क्या करें, बढ़े। क्योंकि माइक्रोब्स क्या करते हैं, मिट्टी की जो फर्टिलाइजिंग पावर है, मिट्टी को फर्टाइल बनाते हैं। तो ये आपके फर्स्ट कौन सा स्टेप आ जाता है अपने प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। तो सॉइल को हम क्या करते हैं, क्रॉप प्रोडक्शन के लिए प्रिपेयर करते हैं। आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे ये फार्मर क्या कर रहा है, देखो हल चला रहा है, ठीक है। ये हल चला के क्या कर रहा है कि भाई हल चलाने से क्या होगी, मिट्टी उथल पुथल होगी, नीचे वाली मिट्टी ऊपर आएगी, ऊपर वाली मिट्टी क्या नीचे जाएगी। नीचे वाली मिट्टी में क्या होते हैं, छोटे छोटे आपके माइक्रोब्स जो होते हैं, जो छोटे छोटे सूक्ष्म जीवाणु होते हैं, वो क्या होते हैं, ऊपर आ जाते हैं। ऊपर आके वो ऊपर वाली मिट्टी को क्या बना देते हैं, फर्टाइल बना देते हैं। उनको जब सनलाइट मिलती है तो वो क्या करते हैं, ग्रोथ करते हैं। ग्रोथ करने से मिट्टी की जो फर्टाइल पावर है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ऐसे ही आपने देखा होगा कि भाई हाँ, हल से जिसको प्लो बोलते हो आप, इससे हम जब इसे चलाते हैं उसके मतलब गाय के आपके बैल के पीछे लगा के, तो ये भी क्या करता है, ये आपका एक तरीके से टूल हो गया, ठीक है। तो ये आपके देखो स्ट्रॉन्ग ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रैप कॉल्ड प्लॉन्ग शेयर एंड लॉन्ग लॉग ऑफ वुड कॉल्ड प्लो शेफ्ट। तो ये आपका क्या करता है, ये तीखा होता है और वो जो ऊपर की तरफ रहता है जिसको पकड़ के हम चला सकते हैं। जो तीखा होगा वो मिट्टी को क्या करेगा, अंदर तक उसको सही करता, निकालता है और उसको ऊपर लेके आता है। तो ये आपका क्या रहेगा, हल हो जाएगा। नेक्स्ट जो अपना टूल है वो क्या हो जाएगा, वो क्या है, हो। तो ये क्या है, ये आपने सबने देखा हम घरों में यूज़ करते हैं। तो ये भी एक तरीके से कौन सा टूल है, अपने प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के लिए एक टूल है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, मिट्टी को ऊपर नीचे कर सकते हैं। ये ट्रैक्टर से आपने देखा होगा, ट्रैक्टर के पीछे भी लगे होते हैं। जब ट्रैक्टर चलता है तो मिट्टी पीछे से क्या होती जा रही है, देखो दिखाई दे रहा है आपको, मिट्टी क्या होती जा रही है, ऊपर नीचे होती जा रही है। तो ये भी किस तरीके की वो है, एक तरीका है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल का, मिट्टी तैयार करने का। उसके बाद में सोइंग क्या होता है, सोइंग होता है आप बीज को उसमें डालना। आपने क्या किया, मिट्टी तैयार कर ली, उसके बाद में आप क्या करोगे, बीज डालोगे, ठीक है। तो बीज डालेंगे हम, तो बीज डालेंगे तो भैया बीज आप कौन से डालोगे, तो हमेशा हम क्या करेंगे, अच्छे बीज डालना चाहेंगे। अच्छे बीज के लिए हमें क्या होगा, अच्छे बीज का हमें पता कैसे चलेगा कि भाई ये अच्छा है या बुरा है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक एक्टिविटी दी हुई है आपके बुक में, जिससे हमें पता चलता है कि भाई ये बीज क्या है, अच्छा है, ये बीज क्या है, बुरा है। घरों में आपने देखा होगा कि हम क्या करते हैं, दाल भिगोते हैं, ठीक है। दाल भिगोते हैं तो दाल में आपने देखा होगा कि आधी दाल नीचे बैठ जाती है और कुछ जो दाल होती है वो ऊपर आ जाती है। तो यही तरीका होता है क्या पता करने का कि कौन सा बीज अच्छा है, कौन सा बीज बुरा है। जब हम क्या करेंगे, एक बीकर में या फिर कोई बर्तन में आप क्या करो, पानी लेके उसमें बीज डाल लो। तो जो आपके हेल्दी और गुड जो सीड्स होंगे ना, बीज होंगे, वो क्या होंगे, नीचे बैठ जाएंगे। और जो खराब होंगे ना, वो क्या होंगे, ऊपर की तरफ निकल जाएंगे या फिर ऊपर तैरते रहेंगे, वो नीचे नहीं बैठेंगे। तो जिससे हमें पता चल जाएगा कि
कौन सा बीज अच्छा है, कौन सा बीज बुरा है। तो सीड सिलेक्शन इज डन बाय सोकिंग द सीड्स इन बिक कंटेनिंग वाटर। तो ये क्या होती है, आपके सोइंग होती है, जिसमें हमें पता चलता है कि भाई कौन से बीज हमें बोने हैं, कौन से बीज हमें नहीं बोने हैं। अब आपको पता चल गया कि भाई ये बीज अच्छे हैं, ये बीज बुरे हैं, तो आप क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, हम वो अच्छे वाले बीज लेके आएंगे और उन्हें क्या करेंगे, सोइंग करेंगे, जैसे क्या बोलते हैं बुआई। ठीक है, बीजों को बोना क्या होता है, मिट्टी तैयार कर ली, अब हम क्या करेंगे, बीज बोएंगे। आपने ऐसा देखा होगा, मशीन देखी होगी जिसके आगे आगे भी ना वो लगे होते हैं, जब बीज बोते हैं ना तो हम उसको चलाते जाते हैं और बीज डालते जाते हैं। ये क्या करता है, सीड से ड्रिल का मतलब होता है बीजों को उगाना। ठीक है, बीज बोना, बीज बोना क्या होती है, सीड ड्रिल होती है। तो सीड ड्रिल क्या हो जाएगी कि हमें भाई बीज बोने, लेकिन हमें क्या करना है, ऐसा थोड़ा ना कि आप मुट्ठी भर के बीज लो और एक ही जगह पे जाके सारे डाल दो तो वहीं पे सारी वो क्रॉप लग जाएगी, नहीं, क्योंकि हमें क्या करना है, हर एक बीज को परफेक्ट डिस्टेंस पे रखना है। ठीक है, दूरी पे बोना है कि भाई इतने एक पौधे और दूसरे पौधे के बीच में इतना डिफरेंस तो होना ही चाहिए, इतनी डिस्टेंस तो होनी चाहिए। तो वो हम क्या करते हैं कि उसको भाई इस डिस्टेंस पे बोना है, तो इसके लिए हमें ये हमारे पास क्या होती है, ये मशीन होती है। ये जब चलती जाती है आगे तो ये एक क्यारी सी बना देती है। ठीक है, मतलब पर्टिकुलर डिस्टेंस होते हैं उन सबके बीच में, क्या होती है, एक दूरी होती है, जिसमें हम क्या करते हैं, बीज डालते जाते हैं, जिससे अपने जो बीज हैं वो क्या होते हैं, पर्टिकुलर जो डिस्टेंस है उस पर लग जाते हैं। अब हमने बीज बो दिया, अब हम क्या करेंगे, मैन्योर या फिर खाद होती क्या है। ठीक है, तो खाद बेसिकली हम सबको पता है गोबर की खाद होती है। ठीक है, हर एक चारे की खाद होती है। तो खाद का मतलब होता है जो एनिमल वेस्टेज होते हैं, ठीक है, और आपकी जो प्लांट है जो क्या पुराने हो चुके हैं उन सबको जब हम इकट्ठा कर लेते हैं तो वो डिकम्पोज होते हैं। ठीक है, विघटित होते हैं, डिकम्पोज होके क्या बनाते हैं, खाद बनाते हैं। खाद होता है क्या, ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है। ठीक है, कार्बनिक पदार्थ होता है, जिसके अंदर क्या होती है, ह्यूमस होते हैं, जो क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा उपजाऊ होते हैं, फर्टाइल होते हैं। ठीक है, तो आपके पास खाद है, तो खाद का पहले तो खाद होती क्या है, खाद क्या है, एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जिसका काम क्या होता है कि भाई वो क्या करेगी, वो मिट्टी को फर्टाइल बनाती है। ठीक है, मिट्टी को उपजाऊ बनाती है। मिट्टी में क्या होते हैं, हर जगह की मिट्टी में सारी चीज़ें नहीं हो सकती, लेकिन प्लांट को तो क्या चाहिए, बढ़ने के लिए सारी चीज़ें चाहिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, मिट्टी को वो सारी चीज़ें देनी पड़ेंगी जो हमारे पास क्या हमारी मिट्टी में कम है। तो उसको उपजाऊ बनाने के लिए इसमें जो आपके खाद होती है, मैन्योर जो होती है, उसमें क्या होते हैं, छोटे छोटे सूक्ष्म जीवाणु जो होते हैं, माइक्रोब्स जो होते हैं, वो भी क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा अमाउंट में होते हैं। तो वो जो छोटे छोटे सूक्ष्म जीवाणु होते हैं वो क्या करते हैं, मिट्टी को फर्टाइल करते हैं। मिट्टी में अलग अलग जो आपके न्यूट्रिएंट्स हैं उनको लेके आते हैं, उनमें उनको वहाँ पे जाके मतलब अपने उससे बनाते हैं। अब आप क्या करोगे, पहले आपने क्या किया, प्रिपरेशन ऑफ सोइल, मिट्टी को तैयार किया, उसके बाद में आपने शोइंग ऑफ सीड्स, तो हमने क्या किया, बीज बोए, और अब हम क्या कर रहे हैं, खाद और फर्टिलाइज़र क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं मिट्टी के अंदर, ताकि मिट्टी क्या बन जाए, उर्वरक बन जाए, फर्टाइल बन जाए। मेजर एडवांटेज ऑफ मैन्योर, मतलब जो आपके खाद है उसके फ़ायदे क्या क्या है, इट इन्हेंस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सोइल। तो ये क्या करता है, आपके इट इन्हांस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सोइल। ये पानी में मतलब मिट्टी में आप जब हमने खाद मिला देते हैं तो वो वहाँ से पानी निकल नहीं पाता। आपने देखा होगा, आप घरों में देख लो, जिसके मतलब है कि आपकी एक तो नॉर्मल मिट्टी है और एक खाद वाली मिट्टी है, तो वहाँ पे जो वो मिट्टी है जब बारिश आती है तो वो वाली मिट्टी क्या होती है, ज़्यादा गीली रहती है। क्यों, क्योंकि वो क्या करता है, पानी को अपने से निकलने नहीं देता, बहने नहीं देता, अपने अंदर रोक लेता है। तो ये जो मिट्टी की पानी रोकने की कैपेसिटी उसको बढ़ाता है। इट मेक द सोइल पोर्स ड्यू टू विच एक्सचेंज द गैसेज बिकम ईजी। तो ये क्या करता है, मिट्टी को अच्छा बनाता है, जिससे वो क्या करती है, वायुमंडल से, एनवायरमेंट आपके जो सराउंडिंग है उससे क्या करती है, आराम से गैसों का एक्सचेंज कर सकती है। इट इम्प्रूव द टेक्सचर ऑफ सॉइल, ये मिट्टी को क्या, मिट्टी के एक तरीके से फर्टाइल बनाती है, उसको और अच्छा बनाती है। इट इंक्रीजेज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स। तो इसमें क्या होते हैं, सूक्ष्म जीवाणु होते हैं, माइक्रोब्स जो होते हैं, जो क्या होते हैं फसलों के लिए मतलब लाभदायक होते हैं, उसको बढ़ाता है कौन, मैन्योर। उसके बाद में नेक्स्ट आता है अपने फर्टिलाइज़र। फर्टिलाइज़र का मतलब क्या हो जाएगा, उर्वरक या फिर रासायनिक उर्वरक। आपने देखा होगा जैसे अपने यूरिया हो गया, ठीक है, तो ये क्या है, आपके फर्टाइल है, फर्टिलाइज़र है। फर्टिलाइज़र क्या होते हैं, फर्टिलाइज़र ऑर्गेनिक सब्सटेंस नहीं होते, ये क्या होते हैं, पूरी तरीके से
आपके केमिकल सब्सटेंस होते हैं। केमिकल सब्सटेंस का मतलब ये, इनको हम कहाँ पे तैयार करते हैं, इनको हम तैयार करते हैं फैक्ट्रीज़ में तैयार करते हैं। फैक्ट्रीज़ में मतलब जैसे पर्टिकुलर किसी में नाइट्रोजन की कमी है तो हम क्या करते हैं, यूरिया डालते हैं, पोटेशियम की कमी है तो पोटाश डालते हैं। तो ये मैं जैसे खाद की तरह क्या होता है कि खाद में तो सारी चीज़ें होती है, इसमें पर्टिकुलर कुछ चीज़ें जिसके लिए हम स्पेसिफिक इसको ही डालते हैं, वो क्या होते हैं, फर्टिलाइजर होते हैं। फर्टिलाइजर आर द केमिकल्स यूज टू ऐड मिनरल्स लाइक पोटेशियम, फास्फोरस एंड नाइट्रेट्स टू द सॉइल। तो फर्टिलाइजर क्या होते हैं, केमिकल होते हैं जिनको हम यूज़ करते हैं पोटेशियम, फास्फोरस और नाइट्रेट मिट्टी में डालने के लिए कि भाई मिट्टी में अगर इसकी कमी है तो ये वाला आपके फर्टिलाइज़र डाल दो, और अगर इसकी कमी है तो ये वाला फर्टिलाइज़र डाल दो। तो फर्टिलाइज़र जो होते हैं वो मतलब हर चीज़ नहीं होती उनमें, वो बेसिकली किसी एक न्यूट्रिएंट को सही करने के लिए या फिर एक न्यूट्रिएंट की कमी को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, डालते हैं। एग्जाम्पल ऑफ फर्टिलाइज़र दिए हुए यूरिया, अमोनियम सल्फेट, पोटाश, एनपीके। एनपीके आपने 6th क्लास में पढ़ा होगा कि ना प्लांट्स जो होते हैं उनके लिए 3 चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। तो ये क्या होते हैं आपके एनपीके। एनपीके पादपों के लिए प्राथमिक, वो क्या बोलते हैं, प्राथमिक जिसको न्यूट्रिएंट, प्राइमरी न्यूट्रिएंट है, सबसे ज़्यादा इनको क्या चाहिए, एनपीके ही चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इनको हम बाहर से ऐड कर सकते हैं, किसके थ्रू, फर्टिलाइज़र के थ्रू। अब ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ क्या हो, अच्छी हो। यहाँ पे डिसएडवांटेज ऑफ फर्टिलाइज़र दिया हुआ है। इसके फर्टिलाइज़र के क्या होते हैं, बहुत डिसएडवांटेज भी होते हैं। अगर आप क्या कर रहे हो, एक ही एक फर्टिलाइज़र डाल रहे हो तो वो क्या हो जाएगा, मिट्टी में उसकी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगा, वही ज़्यादा हो जाएगा तो दूसरी चीज़ अपने आप क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी, जिससे मिट्टी क्या हो जाएगी, कम फर्टाइल हो जाएगी। और जब ये फर्टिलाइज़र के वाला, जब खेत में आपने फर्टिलाइज़र डाला और वहाँ पर बारिश हो गई तो ये पानी क्या होता है, बह के अलग अलग जगह पर चला जाता है, जो किसका कारण बनता है, वाटर पॉल्यूशन का कारण बनता है। बुक में एक टेबल दी हुई है, डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइज़र एंड मैन्योर। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेबल है। क्यों, क्योंकि ये डिफरेंस जो टेबल्स जितने भी बनी हुई आती है बुक में, वो क्या होती है, इंपॉर्टेंट होती है अपने आप ही। तो यहाँ पे दी टेबल है डिफरेंस बिटवीन मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र। तो फर्टिलाइज़र क्या हो जाएंगे आपके, ऑर्गेनिक नहीं होते हैं, इनऑर्गेनिक सॉल्ट होते हैं, ठीक है। और मैन्योर क्या होते हैं, पूरी तरीके से ऑर्गेनिक सॉल्ट, सब्सटेंस होते हैं, नेचुरल सब्सटेंस होते हैं। फर्टिलाइज़र क्या होता है, फैक्ट्रियों में प्रिपेयर होता है, और जो आपके मैन्योर है हम क्या कर सकते हैं, खेतों में या फिर किसी भी खुली जगह में उसको प्रिपेयर कर सकते हैं, खुद से कर सकते हैं। फर्टिलाइज़र डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल। तो ह्यूमस मैंने बताया था, ह्यूमस का मतलब ही होता है ऐसे आपके कार्बनिक चीज़ें जो क्या होती है, ऐसी कार्बनिक चीज़ें जो आपके मिट्टी को क्या करती है, अच्छा बनाती है, वो क्या होते हैं, ह्यूमस होते हैं। तो वो मिट्टी को प्रोवाइड नहीं करवाते, लेकिन मैन्योर जो है वो क्या करता है, ह्यूमस सॉइल में प्रोवाइड करवाता है। ए फर्टिलाइज़र इज़ वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिशन लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। हाँ, फर्टिलाइज़र जो होता है वो प्लांट को ज़्यादा एनपीके जो बोलते हैं आप, न्यूट्रिएंट वो प्रोवाइड करवा सकता है। लेकिन मैन्योर जो होता है हमें क्या चाहिए, ज़्यादा चाहिए, क्योंकि मैन्योर में सारी चीज़ें होती है लेकिन वेस्टेज भी तो होता है, वो इतना ज़्यादा न्यूट्रिएंट प्लांट को प्रोवाइड नहीं करवाता। क्रॉप रोटेशन की बात करें तो क्रॉप रोटेशन का मतलब क्या है, देखो अगर आपको चावल लगाने, ठीक है, तो चावल हमने एक बार लगाया, उसके बाद में क्या, चावल क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब अमाउंट में नाइट्रोजन एब्जॉर्व करते हैं। जब नाइट्रोजन एब्जॉर्व कर लेते हैं तो मिट्टी में क्या हो जाती है, उस चीज़ की कमी हो जाती है। तो हमें क्या करना पड़ता है, उसकी कमी दूर करनी पड़ती है। तो जब हम नेक्स्ट प्लांट लगाते हैं वो हम क्या करते हैं, फलीदार पौधों का लगाते हैं, फलीदार पौधे, या फिर आपके तो हम क्या करते हैं, लेग्यूमिनियस क्रॉप लगाते हैं। क्योंकि उसके बाद में लेग्यूमिनियस जो होता है उसकी जो जड़ें होती है उसमें क्या होती है, छोटी छोटी गांठें होती है। इन गांठों में क्या होता है, जो छोटी छोटी गांठें होती हैं, इन गांठों में क्या होता है, आपके राइजोबियम नाम का एक जीव रहता है, ठीक है, माइक्रोब रहता है, सूक्ष्म जीवाणु रहता है। वो क्या करता है, वायुमंडल की जो नाइट्रोजन है, आपके जो एनवायरनमेंट की नाइट्रोजन, उसको सीधे नाइट्रेट्स में बदल देता है, उसका उपयोग कर सकते हैं। जैसे हम या फिर प्लांट कोई भी सीधे नाइट्रोजन की, इन्वायरमेंट की, वायुमंडल की नाइट्रोजन का उपयोग नहीं कर सकते। जो सूक्ष्म जीवाणु होते हैं जैसे राइजोबियम है, ये क्या करते हैं, डायरेक्ट इन्वायरमेंट की नाइट्रोजन को सॉल्ट में या फिर आपकी जो प्लांट को जो चाहिए उसमें चेंज कर देते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं, फलीदार पौधे लगाते हैं, जिसमें क्या होते हैं, जिसकी नीचे जो गांठ है उनमें क्या होते हैं, माइक्रोब्स होते हैं, जिनका काम ही क्या होता है, वायुमंडल की नाइट्रोजन को नाइट्रेट या फिर दूसरे नाइट्रोजन के जो है ना कॉम्प्लेक्स है उनमें चेंज करना।
नेक्स्ट है अपना इरिगेशन। इरिगेशन से आप जानते हो क्या होती है इरिगेशन, सिंचाई। ठीक है, अब अपने मिट्टी तैयार कर ली, उसमें सीड डाल दिए, उसके बाद में आपने मैन्योर और फर्टिलाइजर डाल दिया। अब आपको क्या करना पड़ेगा, इरिगेशन करनी पड़ेगी, मतलब उसको पानी देना पड़ेगा। तो वो क्या होता है, पानी देना, सप्लाइंग ऑफ वाटर टू द क्रॉप प्लांट्स फ्रॉम द वेल्स, कैनल एंड वाटर रिजर्वर इज नॉन एज इरिगेशन। तो हमने जहाँ पे पानी कुओं से या फिर नहर से या फिर जहाँ पे हमने पानी क्या किया, रिजर्व किया हुआ है, वहाँ से जब हम क्या करते हैं, क्रॉप को पानी देते हैं, तो वो क्या होता है, इरिगेशन होता है। इरिगेशन के आपके दिए हुए अलग अलग टाइप दिए हुए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, यहाँ पे आपके जो इरिगेशन के टाइप है, बोथ ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशंस आर इम्पॉर्टेंट। जो यहाँ पे ये छोटा सा एग्जांपल दे रहा है कि कोई भी प्लांट है, उसको खाना बनाने के लिए क्या चाहिए, सनलाइट चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, और उसके साथ में क्या चाहिए, वाटर चाहिए। तो जब आपकी सॉइल में वाटर है ही नहीं, तो क्या आपकी प्लांट खाना बना पाएगा, नहीं बना पाएगा। तो आपके जो प्लांट है वो अच्छे से लग पाएंगे, नहीं लग पाएंगे। तो हमें क्या चाहिए, उनको पानी चाहिए, पानी देना चाहिए। वाटरिंग द क्रॉप्स इन द फील्ड इज कॉल्ड इरिगेशन। तो क्रॉप, खेत में जो आपके फील्ड में जो आपकी क्रॉप है, फसल है, उसको जो पानी देना है, वही क्या कहलाता है, सिंचाई कहलाता है। तो अब सिंचाई के लिए मैं बताया अभी कि दो अलग अलग तरीके होते हैं भाई। कोई कैसे सिंचाई, जैसे पहले के टाइम में जब लाइट नहीं हुआ करती थी, तो क्या करते थे ये लोग, अलग तरीके से सिंचाई करते थे। और अभी क्या हो गया, जो जैसे जैसे ना टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो रही है, वैसे वैसे इरिगेशन के मेथड भी क्या हो रहे हैं, इम्प्रूव हो रहे हैं। तो यहाँ पे अलग अलग जो आपकी क्रॉप होती है, उसको भी क्या चाहिए, अलग अलग तरीके से पानी चाहिए होता है। तो इरिगेशन एंड इट्स सोर्सेज, यहाँ आपको दिखाई दे रहा है कि भाई देखो, पहला कुएं से है, उसके बाद में नहर हो गई, फिर आपने क्या पॉन्ड में मतलब पानी रोक के रखा है, पॉन्ड है आपके, नदी है, नाले हैं। तो अलग अलग तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग सोर्सेज जैसे भी अपने पास अवेलेबल हो, हर एक जगह पे क्या होते हैं, सोर्सेज अलग अलग होते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, वहाँ पे पानी दे सकते हैं प्लांट्स को। मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन में जैसे आपके फव्वारा, अभी जैसे फव्वारे चल रहे हैं, ठीक है, अभी आपने देखा होगा हर जगह फव्वारे लगे हुए होते हैं। तो फव्वारा जो है, जिसको आप क्या बोलते हो, स्प्रिंकलिंग बोलते हो, वो क्या होता है, स्प्रिंकलिंग। स्प्रिंकल मेथड जिसको फव्वारा विधि बोलते हैं, और एक होता है ड्रॉप मेथड जिसको हम बोलते हैं बूंद बूंद विधि। ठीक है, तो ये जो है आज के टाइम पे क्या है, सबसे ज़्यादा अच्छी वो है जिसको हम मेथड बोल सकते हैं इरिगेशन के लिए। वो क्या है आपके स्प्रिंकल और ड्रॉप इरिगेशन। ड्रिप सिस्टम, तो ड्रिप सिस्टम is the best technology for watering fruit plant, garden and trees, and it's a boon in region where availability of water is very poor। तो यहाँ पे ड्रिप सिस्टम वहाँ पे काम आता है जहाँ पे वाटर क्या होता है, बहुत कम होता है। आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, देखो वाटर सोर्स है, उससे क्या अलग अलग मशीन्स लगी हुई होती है। फिर इस मशीन से हर एक जगह पे क्या वॉल्व टाइप कुछ लगा हुआ होता है, जिससे ड्रिप ड्रिप करके क्या होता है, पानी गिरता है। तो जब हम ये ऑन करते हैं तो पानी क्या होता है, सब में जाता है, वो सब सारे वॉल में जाता है, और सारे में से डिप डिप करके क्या पानी गिरता है, जिससे पानी क्या होता है, वेस्ट भी नहीं होता और सबको क्या पानी मिल भी जाता है। तो ये ऐसी जगह के लिए बेस्ट है जहाँ पे जो वाटर अवेलेबिलिटी जो होती है वो आपकी क्या होती है, बहुत कम होती है, पूर होती है। जैसे रेगिस्तान में हो गया, ठीक है, अपने यहाँ पे पानी कितना कम है, तो अगर हमारे यहाँ पे ये सिस्टम हम अप्लाई कर रहे हैं तो कितने पानी की क्या होगी, बचत होगी। नेक्स्ट अपना आता है क्रॉप हार्वेस्टिंग। तो हार्वेस्टिंग का मतलब क्या होता है कि फसल अब आपकी पक गई, अब आपको क्या करनी है, फसल की कटाई करनी है, हार्वेस्ट करनी है। फसल को काटना क्या होता है, हार्वेस्टिंग होती है। तो आपको यहाँ पे मशीन दिखाई दे रही है, आपने ऐसी मशीन देखी है, ऐसी मशीन होती है। आप इसको जब चलाते हैं तो ऊपर ऊपर से जो आपकी जितनी भी फसल है वो सारी इसके अंदर आ जाती है। द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर मैच्योरिंग इज़ कॉल्ड हार्वेस्टिंग। तो जब कोई फसल मैच्योर हो जाती है, पक जाती है, तो उसको काटना क्या कहलाता है, हार्वेस्टिंग या कटाई कहलाता है। तो हार्वेस्ट हम कैसे करते हैं, मशीन से करते हैं, हाथ से करते हैं। मशीन हार्वेस्ट करने के लिए, हार्वेस्ट करने की विधियाँ भी, मतलब जो मेथड होते हैं वो भी हर जगह पे क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। अब आप क्या कर लोगे, हार्वेस्ट कर लोगे, आपकी फसल पक गई, आपने उसको क्या किया, काट लिया। ठीक है, अब कटी हुई फसल का हम क्या करते हैं, उससे हम जो जैसे आपने इमेजिन करो, आपने
गेहूं की फसल काटी, ठीक है, तो गेहूं की फसल काटी, तो गेहूं की फसल काट के हम क्या करते हैं, उसके गेहूं फसल से अलग करते हैं, ठीक है। तो जब हम द कटिंग क्रॉप, जब हम आपके गेहूं को फसल से जब अलग करते हैं, तो ये जो प्रोसेस होता है इसे हम क्या कहते हैं, थ्रेसिंग कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द ग्रेन्स फ्रॉम शेफ इज कॉल्ड थ्रेसिंग। तो थ्रेसिंग क्या हो गया कि हमने जो अपनी फसल है उससे क्या कर लिया, ग्रेन्स या फिर आपके जो अनाज है उसको अलग कर लिया। तो ये जो प्रोसेस होता है, क्या होता है, थ्रेसिंग का प्रोसेस होता है। फिर गेहूं को अलग कर लिया, उसके बाद में हम क्या करते हैं, उनको सुखाते हैं, क्योंकि अगर वो गीले रह जाएंगे तो क्या होता है, थोड़े टाइम के बाद में ख़राब हो जाते हैं। तो क्रॉप को स्टोरेज करेंगे, हार्वेस्टिंग के बाद में क्या होता है, क्रॉप स्टोरेज आता है। तो क्रॉप को स्टोरेज करने के लिए हमें क्या चाहिए, पहले हम क्या करते हैं, क्रॉप को सुखाते हैं, अपने जो अनाज है उसको क्या करते हैं, सुखा रहे हैं। और सुखाने के बाद में हम उसको क्या करेंगे, स्टोरेज करेंगे, अलग अलग तरीके से स्टोरेज करेंगे। अगर नहीं करेंगे तो क्या आपके पेस्टिसाइड्स हो जाएंगे, या फिर जबकि सूक्ष्म जीवाणु होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो क्या करते हैं, जैसे फंगई हो गई, ये सब क्या करते हैं, उसको ख़राब कर देते हैं। तो फसल को ख़राब होने से बचाने के लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा, उसको सुखाना पड़ेगा, ताकि लंबे समय तक हम क्या कर सके, फसल को रख सके, स्टोर कर सके। अब फसल को स्टोर हम कहाँ पे कर सकते हैं, हम नीम की पत्तियाँ, जैसे आप स्वेटर देखे होंगे अपने घरों में, स्वेटर्स जो होते हैं उनको ख़राब होने से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, उनमें नीम की पत्तियाँ डाल के छोड़ देते हैं, जिससे उसमें कि वो ख़राब नहीं होती। तो ऐसे भी फसल अपनी ऐसे अगर हम फसल के साथ करेंगे, क्रॉप के साथ करेंगे, तो वो भी क्या होगी, ख़राब नहीं होगी, ठीक है। उसको रखते किस में, आयरन ड्रम में रखते हैं। एनिमल हस्बेंड्री की बात करें तो इससे पहले हम अपना जो क्रॉप प्रोडक्शन है ये कंप्लीट हो गया, ठीक है, क्रॉप प्रोडक्शन का जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया। अब एनिमल, ये लास्ट आपका इस जो चैप्टर का लास्ट टॉपिक है एनिमल हस्बेंड्री। तो क्या होती है, पशुशालाएं। आप क्या कर रहे हो, पालतू जीवों को, ठीक है, हम पालतू जीवों को क्या करते हैं, पालते हैं, उनको मतलब उनका बिजनेस, उनके जो ना प्रोडक्ट है उनका क्या करते हैं, बिजनेस करते हैं। जैसे मुर्गी हो गया, मुर्गी को पालना, या फिर मछली हो गया, गाय भैंस बकरी, इन सबको हम पालते हैं, इनसे हमें जो चीज़ें मिलती हैं हम उनको बेचते हैं और एक तरीके से बिजनेस करते हैं। तो बिजनेस के लिए पशुओं को पालना या फिर उनसे मिलने वाली चीज़ों के लिए उनको पालना जो होती है वो क्या होती है, एनिमल हस्बेंड्री होती है, जिस जगह पर उनको रखा जाता है, ठीक है। जो आपको, अगर आप दूध का काम करते हो, आपके घर पे मतलब दूध देने वाले जो आते हैं, वो जब दूध का काम कर रहे हैं तो वो क्या करते हैं, बहुत सारे अपने 3-4 गायें या फिर भैंसे, ये सारी चीज़ें रखते हैं। तो उन्होंने क्या शुरू कर रखी है, एनिमल हस्बेंड्री कर रखी है। सेम जो अंडे बेचते हैं, एग्स जो बेचते हैं, वो क्या करते हैं, जो मुर्गियां हैं उनको पालते हैं, मछली बेचने वाले मछलियों को पालते हैं। तो एनिमल से मिलने वाले प्रोडक्ट के लिए उनको पालना क्या होता है, एनिमल हस्बेंड्री होता है। Animal husbandry means rearing and breeding livestock on a large scale। तो हम क्या कर रहे हैं, उनको पाल रहे हैं, किसको, पालतू जीवों को एंड जानवरों को पालना वो क्या होता है, बड़े स्केल पे जानवरों को पालना क्या होता है, एनिमल हस्बेंड्री होता है। तो ये आपका चैप्टर क्या हो गया, कंप्लीट हो गया यहाँ पे। आई होप यू लाइक इट।